हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदर्श लीगल वर्ल्ड। और आज से मैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का जो सीरीज़ है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा और कुछ शुरू के सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप लोगों को पता है, और बहुत सारे एपीओ और एडीपीओ एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है ये। तो हम देखते हैं इसका सबसे पहला कि एक्ट नंबर क्या है। जैसे कि एक्ट नंबर मेंशन किया गया है, एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। तो एक्ट नंबर 28 है ऑफ 1961। दूसरा हम देखेंगे इसकी असेंटेड डेट क्या है। तो 20 मई 1961, ठीक है, 12 में 1961 ये जो उसकी डेट है, ये आपकी असेंटेड डेट है। इस डेट को ये पास हुआ था एक्ट। फिर हम देखते हैं कि इसका प्रियम्बल क्या है। एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। तो इसके प्रियम्बल में ही पूरी बात बता दी गई है कि पर्पस क्या है इसका, कि गिविंग और टेकिंग, लेना और देना, दोनों को प्रोहिबिट करने के लिए, डाउरी को लेना और देना दोनों को प्रोहिबिट करने के लिए यह एक्ट बनाया गया। जैसा कि हिंदी में लिखा गया है, दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम। फिर हम आते हैं आगे कि ये कब बना। तो जैसा कि लिखा गया है कि भारत गणराज्य के 12वें वर्ष, मतलब कि 12th ईयर ऑफ रिपब्लिक जब था तब इसको इनेक्ट किया गया था। बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 12th ईयर ऑफ रिपब्लिक। तो ये कुछ हमारे बेसिक्स क्लियर हुए। एक्ट नंबर क्या है, पास कब हुआ, पर्पस क्या है, और इसका जो कब ये किस ईयर ऑफ रिपब्लिक में ये पास हो रहा है। फिर हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, फर्स्ट सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो फर्स्ट हमें इसका नेम पता चल गया, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसका एक्सटेंशन देखें, एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। और थर्ड कमेंसमेंट देखें तो कहा गया है कि इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट। यहाँ ऑन सच डेट के ऊपर यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको हम फुट नोट से कन्फर्म कर लेंगे। फुट नोट में दिया हुआ है केम इन टू फोर्स 1 जुलाई 1961। तो 1 जुलाई 1961 की इन्फोर्स हो रहा है, ये हमारा इन्फोर्समेंट डेट मिल गया। सेम चीज़ ये हिंदी में ही बताया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और ये जो एक पॉइंटर यहाँ बने हुए हैं, पहले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर होता था, बट अब ये वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर फुट नोट में जाएंगे। यहाँ पे 2019 से जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, लिखा है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों को लोप कर दिया गया, तो उसको यहाँ से हटा दिया, तब संपूर्ण भारत पर लागू है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो यहाँ पे भी देखिए 2 पॉइंट लिखा हुआ है, हम यहाँ से कंफर्म कर लें 1 जुलाई 1961 से प्रवृत्त। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का। हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डाउरी। डाउरी है क्या, डाउरी किसे कहते हैं, दहेज। तो लिखा गया है, इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, अब यही चीज़ हिंदी में देखते हैं। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी समय, पूरी डेफिनेशन दी हुई है, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को। अभी हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जैसा कि इसमें भी सेक्शन 2 में भी क्या कहा गया था कि डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसको दिया जा रहा है, तो बाई वन पार्टी, वन पार्ट को। इसमें हम इस तरीके से अगर समझें ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि डाउरी की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है। तो कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट तो हमारा सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन। ये नहीं है कि दिया ही गया हो, अगर एग्रीड टू बी गिवन भी है, अगर आप एग्री भी करते हैं देने के लिए, तो वो भी डाउरी की डेफिनेशन में आता है। तो ये 2 चीज़ मिली। क्या डायरेक्टली दिया जाना जरूरी है, नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 चीज़ें मिल गई हमें। सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, या तो गिवन, या तो आपने दे दिया हो, या फिर आप एग्रीड, आपने प्रॉमिस किया कि हम देंगे। डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें, कोई इमैटेरियल है ये बात। अब किसके द्वारा दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये हम समझते हैं। तो वो कहा गया है बाई वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। तो मैरिज में 2 पार्टीज होती हैं, एक ब्राइड और एक ग्रूम। तो मैरिज की किसी एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को दिया जाएगा, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को। या दूसरी कंडीशन जो ये थोड़ा वाइडर है कि बाई द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाई एनी अदर पर्सन। तो या तो पार्टी, कोई भी एक पार्टी जो मैरिज की है, किसी भी पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा या किसी अदर पर्सन। ये जो अदर पर्सन टर्म है यही वाइडर बनाता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक, टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि देने वाला
पहले से हमें क्लियर हुआ कि जो डाउरी दे रहा है वो कौन हो सकता है। पहले दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इसमें क्या कहा गया है कि, तो यहाँ पे कहा गया है कि मैरिज की जो पार्टी है तो वन पार्टी दूसरे पार्टी को दे सकती है। और अगर बी पॉइंट को समझें तो क्या कहा गया है कि जो मैरिज की पार्टी है उनके पेरेंट्स जो हैं, ठीक, या अदर पर्सन में रिलेटिव्स आ जाते हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, या कोई अदर पर्सन, या तो पेरेंट्स या कोई अदर पर्सन किसको दे सकते हैं, जो सेकंड पार्टी है मैरिज की उसको दे सकते हैं, पार्टी को दे सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को दे सकते हैं। तो पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी हो सकता है, पेरेंट्स टू पार्टी भी हो सकता है, या फिर पेरेंट्स टू अनदर पर्सन भी हो सकता है। देखिए हिंदी में ज़्यादा स्पष्ट रूप में दिया हुआ है, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ देने में भी दो लोग हैं कि कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है। विवाह किसको दिया जा रहा है, विवाह के किसी पक्षकार को, या तो किसी पक्षकार को दिया जा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो जो अन्य व्यक्ति शब्द है दोनों जगहों पे, ख में और यहाँ पे बी में, ये बहुत वाइडर सेंस में इसको ले जाता है। और आगे पढ़ें, एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, कब दिया जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन आता है कि कब माना जाएगा कि वो डाउरी के डेफिनेशन में आएगा, कब दिया जाए। तो कहा गया है कि एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता दी गई हो या दी जाने के लिए करार की गई हो, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सोएविधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर कंडीशन बता दिया गया है कि शादी के वक्त, मैरिज के वक्त, या फिर मैरिज से पहले, और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, ये जो है अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। अगर हम 3 पॉइंट देखें तो यहाँ पे 1986 में ये बात जोड़ी जा रही है, यहाँ पे ऐड किया गया और यहाँ पे जोड़ दिया गया कि शादी से पहले, मैरिज से पहले, मैरिज के वक्त या मैरिज के बाद, इन तीनों सिचुएशन में अगर आपने ऊपर की किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को दिया या देने के लिए एग्री किया और ए और बी में जिन लोगों द्वारा बताया गया उस कैटेगरी में आते हैं तो वो डाउरी के डेफिनेशन में आ जाएगा। और किस बारे में दिया जाएगा तो वो क्या कहा गया है, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज़। तो जो ये आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी दे रहे थे, ये क्यों दे रहे थे, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टी, जो मैरिज हो रही है उस मैरिज के कनेक्शन में ही आप दे रहे हो। बट इसमें एक्सेप्शन दिया गया है, बट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केसेस ऑफ पर्सन हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। ऐसे पर्सन जिनके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाई होता है तो वहाँ पर डावर और मेहर को डाउरी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे भी देखिए वही बात लिखी हुई थी कि उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता दी गई हो या दी जाने के लिए करार की गई हो, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे तो उसको हटा दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे तो उसमें कहा गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी वही होती है जो सेक्शन 30 IPC के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे सेक्शन 2 जो है यहाँ पे क्लियर होता है। अगर फिर से हम इसको कवर करना चाहें तो कह सकते हैं हम कि डाउरी क्या है, तो कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको देने के लिए या तो दिया गया हो या एग्री किया गया हो कि हम देंगे, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में। मैरिज की एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऐसा, एक मैरिज की एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को ऐसा देने के लिए कहा हो या प्रॉमिस किया हो, या पार्टी के पेरेंट्स ने या कोई अदर पर्सन ने दूसरे पार्टी को, मैरिज की दूसरे पार्टी को या किसी अदर पर्सन से ऐसा एग्री या फिर दिया हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो ये पार्टीज़ को लेकर बन जाएगा या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी को लेकर बन जाएगा, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन इसको लेकर बन जाएगा। तो आप क्लियर रहेंगे आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में बनते हैं। अब हम आते हैं आगे, कुछ यहाँ पे केस लॉस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमरी पेमेंट्स इन कनेक्शन विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और अदर सेरेमनीज, जैसा कि मैंने पहले ये अंडरलाइन किया हुआ है, कस्टमरी पेमेंट्स इन कनेक्शन विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और अदर सेरेमनीज आर नॉट इन्वेल्व्ड विद द एम्बिट ऑफ द टर्म डाउरी। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इनके केस में 2001 का केस है। इसमें कहा गया था संतान के जन्म या अन्य अनुष्ठानों के संबंध में किए गए रूढ़िगत भुगतान दहेज शब्द की परिधि में नहीं आते। ये हमें याद रखना है, जो भी कस्टमरी पेमेंट्स होते हैं इन कनेक्शन विद द बर्थ ऑफ चाइल्ड या अदर सेरेमनीज, वो जो है हमारे डाउरी में नहीं आते। सेकेंड हम पॉइंट देखते हैं, एडिशनल डिमांड्स ऑफ डाउरी। एडिशनल डिमांड्स ऑफ डाउरी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टर्म डाउरी, ये भी हमें याद रखना है। द टर्म मैरिज इंक्लूड्स प्रपोज्ड मैरिज दैट मे नॉट हैव टेकन प्लेस, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। डिमांडिंग ऑफ शेयर्ड बाय डिसीज्ड इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ अदर विल नॉट अमाउंट टू डाउरी, ये सब कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में फंस जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं
जैसे कि हमने सेक्शन 2 में पूरा डाउरी समझ लिया, ठीक है। और वीडियो जो है लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बस यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 3 पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी और 4 पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी इधर कंटिन्यू करूँगा। अभी हमने आज जनरली इसका इंट्रोडक्टरी समझ लिया और साथ में हमने सेक्शन 2 डाउरी क्या होता है वो समझ लिया। अगर आपको कोई भी इसमें वीडियो में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ ना समझ में आया हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।